अभिनंदन और नमस्कार। आप सबने हमारे वीडियोस देखे, उनको लाइक किया, शेयर किया, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। इसके लिए मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके कुछ सुझाव थे, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि कारको भावनाशय पर वीडियो बनाएं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। कारको भावनाशय किसे कहते हैं, उससे पहले कारक किसे कहते हैं। हर उत्तर कलामृत में आप देखेंगे कि हर ग्रह पर 50, 60, 80 कारक उस हर ग्रह को दिए गए हैं। तो हर ग्रह जो है वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए सिंबॉलिक है। और हर भाव जो है उसका अपना एक कारक होता है। कोई एक ऐसा ग्रह होता है जो उस भाव की सारी चीजों को हमें बताता है, दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम तीसरे भाव की बात कर रहे होते हैं तो तृतीय भाव का जो कारक है वो मंगल है, चतुर्थ भाव का चंद्रमा है, द्वितीय भाव का जो है वो गुरु है। इससे हम टेबल पर भी देख सकते हैं और हम जान सकते हैं कि कौन से भाव का कारक क्या है। सूर्य जो है वो प्रथम भाव को दिखाता है, आपके लग्न को दर्शाता है, उसका कारक है। गुरु जो है वो द्वितीय भाव का कारक है, मंगल तृतीय भाव का, चंद्रमा और बुध चतुर्थ भाव का, पंचम भाव का कारक फिर से गुरु है। मंगल और शनि आपके छठे भाव का कारक है, सप्तम भाव का कारक शुक्र, अष्टम भाव का शनि, गुरु और रवि या सूर्य आपके नवम भाव का कारक होता है। सूर्य, बुध, गुरु और शनि आपके दशम भाव का कारक होता है। एकादश भाव का कारक फिर से गुरु और द्वादश भाव का कारक जो है शनि होता है। तो जब हम किसी भाव के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें उनके कारक को भी देखना आवश्यक होता है। इस पर मैंने आगे भी पहले भी एक वीडियो बनाया है और यदि आप देखना चाहें तो उसमें भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर हम ये जाने कि भाव नाश करने की संज्ञा इस कारक को क्यों दी गई है। अब जब हम 70-80 कारकत्वों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सब तरह की कारकत्व आते हैं, चाहे वो जीव हो। यदि हम चंद्रमा की बात कर रहे होते हैं तो वहां माता के बारे में आता है। यदि हम चंद्रमा की फिर से बात कर रहे होते हैं तो जल के जो जीव होते हैं वो भी आते हैं, और मोती या चांदी ये भी चंद्रमा के कारकत्व है। तो इसमें जो जीव कारक है माँ, उस पर हमारा आज ये पूरी जो ये वीडियो है उस पर बेस्ड है। यानी कि जब हम कारको भावनाशय पर बात कर रहे होते हैं तो हम जीव कारक पर ध्यान देते हैं। अब यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थ लग्न को देख रहा हो तो क्या चंद्रमा खराब होता है? क्या चंद्रमा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, या आपकी पत्ती जो है उसमें चंद्रमा पर प्रॉब्लम्स दिखाई देती है? ये हमें पूर्ण रूप से तभी मालूम पड़ेगा जब हम D12 यानी कि द्वादश अंश भी देखेंगे। क्योंकि अय्यर जी का कहना है कि यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है आपकी कुंडली में और द्वादशांश यानी कि D12 में भी यदि वो लग्न पर है या चतुर्थ भाव को देख रहा है तो इस अवस्था में ये चंद्रमा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, या आपके लिए मातृ सुख के लिए हानिकारक हो सकता है। उसी प्रकार यदि किसी के लग्न पर शुक्र हो और शुक्र सप्तम भाव को देख रहा हो या सप्तम भाव में शुक्र हो और बली हो, मतलब कि यदि ये शुक्र अपने स्वग्रही हो, उच्च स्थान का हो, ऐसे में यदि D9 में भी यानी नवांश में भी वो शुक्र नवम भाव पर में बैठ जाए या नवम भाव को दृष्ट करे और पापी ग्रहों से दृष्ट हो, इस हालत में ये शुक्र आपको विवाहित जीवन का सुख नहीं देता या आपके विवाह में बहुत सारे अड़चन पैदा करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रेलेवेंट डिविजनल चार्ट देखें और पता करें कि रेलेवेंट डिविजनल चार्ट में उस कारक की क्या स्थिति है।
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको ये बता दें कि हमारा इंग्लिश में बेसिक्स में और उनके प्रिंसिपल्स पर क्लास आने वाला है। तो यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट से हमें संपर्क करें या वेबसाइट से डायरेक्टली एनरोल करें या व्हाट्सएप पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि जुपिटर जो है वो पंचम भाव में स्थित है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। और पंचम भाव जो है वो बच्चों का भाव होता है। जुपिटर हमने पहले अपने लिस्ट में देखा कि पंचम भाव का संकेत करता है, को का कारक है, लेकिन ये अपने भाव का है और रेट्रोग्रेड है और ये जल तत्व की राशि है, जो कि एक फ्रूटफुल राशि है। यानी कि यहाँ पर उस जुपिटर को अपने कारकत्व का असर दिखाना चाहिए, इस बच्चे होने चाहिए। तो बच्चे क्यों नहीं हुए? वैसे आ, उनके बच्चे हुए थे, या उनकी स्त्री जिनका ये चार्ट है, उनकी पत्नी को गर्भ धारण हुआ था, लेकिन मेडिकल इश्यूज थे और फिर उनका मिसकैरेज हो गया। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये यदि हम D10 D7 में जाएंगे, उनका D7 का चार्ट देखेंगे, तो हम ऐसा देखेंगे कि D7 में जो लग्न है वो एक बांझ राशि का है, सिंह लग्न है, वो फायर साइन है और इसे बांझ राशि भी कहते हैं। साथ ही जुपिटर जो है, बुध गुरु जो है, वो लग्न को दृश्य कर रहा है सप्तम भाव से। और जैसे गोयल सर बोलते हैं कि कोई भी डिविजनल चार्ट का सुख हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें इसके चतुर्थ भाव से देखना चाहिए। तो हम जब उसका चतुर्थ भाव लेंगे, तो उस चतुर्थ भाव को जब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि ये जो चतुर्थ भाव है वो पाप कर्तरी में है। एक तरफ से सूर्य और दूसरी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेट्रोग्रेड शनि और राहु इस भाव को कर्तरी में लगाते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि इन्हें बच्चों से सुख नहीं है, चाहे वो दत्तक बच्चे ही क्यों ना हो। हम फिर एक चार्ट ले लेते हैं। इस चार्ट में हम फिर देखते हैं कि यहाँ जो गुरु है वो अपने ही भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वो मूल नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मूल नक्षत्र यदि हम जाने तो निरुक्ति का नक्षत्र है और विध्वंस का नक्षत्र है। तो यहाँ गुरु जो है वो विध्वंस दे सकता है। और इस जो स्त्री है, इनका जो है उनके लिए उन्होंने भी गर्भ धारण किया था, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण उनका गर्भ काफी दिन तक नहीं रह पाया और उन्हें अबॉर्शन या मिसकैरेज हो गया। फिर जब हम D7 में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि गुरु लग्न पर है और साथ ही शनि और सूर्य के साथ है। ये दो पापी ग्रह हैं और इस चार्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस संदर्भ में इनके बच्चे होने थोड़े मुश्किल है, प्रॉब्लमैटिक है। फिर हम वापस जब हम देखते हैं कि हम पंचम भाव से हम ये भी कह सकते हैं दादा दादी का भी भाव होता है। और जब हम इनके D12 में जाते हैं, द्वादशांश में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि गुरु जो है नवम भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है और नवम भाव हम जानते हैं कि दादा दादी का होता है। हमने पहले भी कहा कि यदि गुरु लग्न से कोई संबंध बताता है तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लग्न है वो बुरी तरह से एफ्लिक्टेड है, क्योंकि वो मंगल और राहु से पीड़ित है। चतुर्थ भाव में हम देखते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी स्वग्रही होकर भी फिर भी शनि के साथ है और वो भी पीड़ित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनको दादा का भी सुख शायद न प्राप्त हो और बहुत छोटी उम्र थी जब इनके दादा का देहांत हो गया था। इसी प्रकार हमें रेलेवेंट डिविजनल चार्ट, उपयुक्त चार्ट, डिविजनल चार्ट देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी एनालिसिस रॉन्ग हो सकती है और हमारे मन में भी कहीं गलत फहमियां हो सकती है, जिसके कारण हम थोड़े चिंतित या टेंशन में आ सकते हैं। तो जब आप
कोई भी चार्ट का एनालिसिस करें तो जरूर देखें कि क्या रेलेवेंट डिविजनल चार्ट में भी वो दिखता है और कारक क्या सचमुच में प्रॉब्लम में है। यदि आप इसको और भी अच्छे से जानना चाहते हैं, ऐसे ही प्रिंसिपल्स और बेसिक्स जानना चाहते हैं, तो मेरा इंग्लिश में एक बेसिक कोर्स आ रहा है, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।